हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अपन कल बाज़ार संतुलन वाला चैप्टर है वो देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होती है, कैसे तय होती है। टेबल के द्वारा अपन ने देखा था, जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं उसके हिसाब से कीमत तय होती है, और ये कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत है। अब अपन ये देखते हैं कि वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा तो उसका संतुलित कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांग में परिवर्तन मतलब मांग वाले चैप्टर में अपन ने देखा था कि मांग में कमी और वृद्धि, और ये चीज़ें जो भी अब आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। बस इसी चीज़ को अपन क्या है कि लिखित में और डायग्राम्स के माध्यम से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। बाकी डेली लाइफ में अपने को ये देखने को मिल सकती है, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तब उसकी कीमत पर क्या असर पड़ता है, डिमांड कम होती है तब क्या असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ये सब अपन देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, बाज़ार में। तो यदि मार्केट में यदि मांग बढ़ जाती है किसी चीज़ की तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, ये आप सब जानते हो। कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक है उनका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो उसकी मात्रा भी बाज़ार में वस्तु की बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ यदि उसके भाव ऊँचे होते हैं, मांग ज़्यादा होती है मार्केट में, तो ये भी अपन जानते हैं कि ऊँची ज़्यादा मांग होने पर उसकी रेट बढ़ती है, और रेट बढ़ती है तो उसकी जो मार्केट में सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है, मात्रा भी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ को अपन को देखना है। वस्तु की मांग में कमी अथवा वृद्धि होने पर साम्य बिंदु मतलब जहाँ मांग पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, साम्य कीमत तथा साम्य मात्रा में भी परिवर्तन होता है। मांग में वृद्धि होने पर साम्य कीमत व साम्य मात्रा दोनों बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को अपन इस डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। डायग्राम देखिए, शुरुआत में प्रारंभ में मान के चलो ये पूर्ति वक्र है। संतुलन कहाँ पर होता है, जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे को कट करते हैं। तो बीच में जो मांग वक्र है डी, ये है D1 ऊपर वाला तो D1 है, नीचे वाला D2 है, और बीच वाला है DD। यहाँ पर D लिखा है और यहाँ पर D लिखा है। ये D2 है, ये D2 है, और इधर D1। ठीक है। तो प्रारंभ में मान के चलो कि पूर्ति वक्र SS है, डिमांड कर्व DD है। एक दूसरे को ये E पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर E पॉइंट है। क्या पॉइंट है? E पॉइंट, जो मैं आपके साथ मतलब आपको नोट्स की ये कॉपी भेजूंगा ना साथ में, तो उसमें आप अच्छे से देख लेना। ये E पॉइंट है जहाँ एक दूसरे को ये काट रहे हैं, डिमांड सब और सप्लाई। और E पॉइंट के हिसाब से कीमत, ये कौन सी कीमत हुई, OP। ऊपर P1 है, नीचे P2 है। OP कीमत तय होती है, ठीक है, वस्तु की, कोई भी वस्तु मान के चलो। और उसकी जो मार्केट में मात्रा है, साम्य मात्रा, वो है OQ। ये Q1 और ये Q2 है, OQ। ये मात्रा तय होती है, ठीक है। ये OP साम्य कीमत है, OQ साम्य मात्रा है। अब यदि वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, अब आपको मांग वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिमांड बढ़ने पर, मांग में वृद्धि होने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो दाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब ये जो मांग वक्र है वो DD से, ये ऊपर वाला मांग वक्र इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। D1 है वो मांग वक्र बन जाता है। और D1 मांग वक्र बनने पर जो संतुलन बिंदु है वो E से ऊपर उठ करके E1 बन जाएगा। नया संतुलन बिंदु कहाँ हो जाएगा, E1। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली में देखें तो जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं, ये पता है अपने को। ये चीज़ डायग्राम में दिखा रखी है अपने। संतुलन बिंदु E से E1 हो गया, और E1 पर कीमत है वो P1 हो गई। पहले थी P, फिर क्या हो गई, P1, OP1, नई कीमत OP1। और मात्रा है इधर, वो भी OQ से बढ़ करके OQ1 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है और मात्रा भी बढ़ती है। ठीक है। और यदि इसके अपोजिट होता है, मांग कम होती है, तो मांग वक्र D2, नीचे वाला मांग वक्र, नीचे वाला मांग वक्र D2, ये हो जाता है संतुलन E से नीचे E2 हो जाएगा। अब जब मार्केट में किसी चीज़ की अगर डिमांड कम हो जाती है ना तो उसकी रेटें गिरती हैं, तो कीमतें P से गिर करके P2 हो जाएगी।
और कीमतें गिरेंगी तो प्रॉफिट कम होगा, मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, Q से घट करके Q2 हो जाएगी। तो ये है मांग में परिवर्तन होने से साम्य कीमत साम्य मात्रा पर प्रभाव और साम्य बिंदुओं पर प्रभाव। मांग बढ़ती है तो साम्य बिंदु ऊपर की तरफ सरक जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, मात्रा बढ़ जाएगी। मांग गिरेगी तो साम्य बिंदु नीचे हो जाएगा, कीमतें गिरेंगी, मात्रा भी गिरेगी। और यही चीज़ इसमें बता रखी है कि मांग में वृद्धि होने पर साम्य कीमत व साम्य मात्रा दोनों बढ़ते हैं तथा मांग में कमी होने पर साम्य कीमत व साम्य मात्रा में भी कमी होती है। मांग में वृद्धि होने पर संतुलन बिंदु दाएं ऊपर की ओर, संतुलन बिंदु दाएं ऊपर की ओर तथा मांग में कमी होने पर संतुलन बिंदु बाएं नीचे की ओर परिवर्तित होता है। ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डी है वो प्रारंभिक मांग वक्र है, कौन सा, ये बीच वाला। एस है वो पूर्ति वक्र है। D1 मांग में वृद्धि, जो D1 मतलब ऊपर वाला वक्र है वो मांग में वृद्धि को दिखाता है और D2 मांग में कमी को दिखाता है। E है वो प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। E1 मांग में वृद्धि के बाद संतुलन बिंदु है E1, ये ऊपर वाला, और E2 है ये मांग में कमी के बाद संतुलन को दिखाता है। तो ये मांग में परिवर्तन का जो साम्य कीमत और साम्य मात्रा है उस पर प्रभाव यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव। ठीक है, जैसे मांग में परिवर्तन हुआ वैसे ही पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है। तो इसका साम्य बिंदु पर और साम्य मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको अपन देख रहे हैं। अब पूर्ति में परिवर्तन का वैसे इसको पहले प्रैक्टिकल में देखिएगा, मतलब रेगुलरली में, कि जैसे किसी वस्तु का अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी मार्केट में। ये भी पता है अपन को। जैसे सपोज कीजिए कोई फसल ही मान लो, गेहूँ है, गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसकी पूर्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पूर्ति ज़्यादा होगी तो पूर्ति में वृद्धि होने से गेहूँ की कीमतों में क्या होगी, गिरावट आएगी। कीमतें तो बढ़ेंगी पूर्ति बढ़ने से, और उसकी मात्रा मार्केट में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कीमतें गिरेंगी, मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और यदि मतलब फसल अनुकूल हुआ, जैसे अभी बारिश का मौसम है, मूंग की फसल के लिए बात करते हैं, तो बारिश का मौसम है, अगर अच्छी सफिशिएंट बारिश होती है, बढ़िया बारिश होती है, तो मूंग की पैदावार क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिससे मूंग की पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। और पूर्ति बढ़ने से मूंग के भाव में वृद्धि नहीं बल्कि कमी। जब किसी चीज़ की बाज़ार में पूर्ति बढ़ती है तो उसके भाव कम होते हैं। प्याज अगर ज़्यादा हो गया उत्पादन तो प्याज की सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से प्याज के भाव गिर जाएंगे। आप देखते हो कई बार प्याज के भाव 50-60 रुपये 80 रुपये किलो होते हैं, और कई बार अपन क्या करते हैं 200 रुपये में पूरा 30-25 किलो का कट्टा ले आते हैं, 150-200 रुपये में। ये उत्पादन जब ज़्यादा होता है तब सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ती है तो भाव गिर जाते हैं। उत्पादन कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो भाव बढ़ जाएंगे। ये प्रभाव पड़ता है किसका, पूर्ति में परिवर्तन का कीमत और मात्रा पर, जिसको यहाँ पर जो लाइनों में अपनी लैंग्वेज में और डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है। तो पहले डायग्राम को देखिए। डिमांड कर्व है और सप्लाई कर्व बीच वाला एस सप्लाई कर्व है, जो एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। कीमत है OP, OP कीमत, OQ मात्रा, E संतुलन बिंदु। अब अगर पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो पूर्ति वक्र S से S1 ये दाईं वाला शिफ्ट हो जाएगा। तो संतुलन बिंदु E से E1, संतुलन बिंदु E से E1 हो जाता है। संतुलन बिंदु के E1 होने पर देखो पूर्ति बढ़ी है तो रेट क्या होंगी, गिरेंगी। तो पहले रेट थी P, अब रेट क्या हो जाएगी P1। नीचे वाली क्या है, P1 है, रेट गिर गई P1। इधर मात्रा पहले OQ थी, पूर्ति बढ़ने पर मात्रा बढ़ करके OQ1 हो जाएगी। मात्रा तो बढ़ गई, रेट गिर गई। जब किसी चीज़ की पूर्ति बढ़ती है तो उसकी रेट कम हो जाती है, कीमतें गिरती हैं और मात्रा बढ़ जाती है। और इसी संतुलन बिंदु नीचे की ओर इधर ये E1 शिफ्ट हो गया। और ऐसे यदि पूर्ति कम होती है किसी चीज़ की, बाज़ार में कोई चीज़ की पूर्ति कम होती है तो पूर्ति वक्र
लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, बाईं ओर लेफ्ट में। ये S2 देख रहे हो, ये S2, ये S है और ये S1 है। S1 वृद्धि को दिखाता है, S2 S से S2 की तरफ जाना कमी को दिखाता है, पूर्ति में कमी। तो जब पूर्ति में कमी होती है कोई किसी चीज़ की तो उसकी कीमतें बढ़ती हैं। तो संतुलन बिंदु E से E2 हो गया, कीमतें P से बढ़कर P2 हो गई है और मात्रा घट गई है, क्योंकि पूर्ति घट गई ना, इसलिए मात्रा घट जाएगी मार्केट में, Q2 हो जाएगी। ठीक है, ये दिखा रखा है। तो वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होने पर साम्य कीमत व साम्य मात्रा में भी परिवर्तन होता है। पूर्ति में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है, इससे साम्य कीमत घटती है तथा साम्य मात्रा में वृद्धि होती है। डायग्राम का डिस्क्राइब कर रखा है। और पूर्ति में कमी होने पर पूर्ति वक्र के बाईं ओर खिसकने पर साम्य कीमत में वृद्धि होती है तथा साम्य मात्रा में कमी होती है। और ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जिसमें S है वो प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, DD है वो मांग वक्र है, S2 पूर्ति में कमी को दिखा रहा है, S1 पूर्ति में वृद्धि को दिखा रहा है। E प्रारंभिक संतुलन बिंदु है, E1 पूर्ति में वृद्धि के बाद संतुलन बिंदु है, E2 पूर्ति में कमी के बाद संतुलन बिंदु है ना। ये E1 E2 दिखा रहे गए। तो ये तो था मांग और पूर्ति दोनों में मतलब परिवर्तन का प्रभाव देखा था। अब इनको अलग अलग प्रभाव करके देखा था अपने सबसे पहले। अभी अपन देख रहे हैं कि दोनों में एक साथ परिवर्तन हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों में एक साथ परिवर्तन हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा संतुलन बिंदु पर, संतुलन मात्रा पर। इसके लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यदि मांग भी बढ़ जाए और पूर्ति भी बढ़ जाए, यदि किसी वस्तु की मांग भी बढ़ जाए मार्केट में और उसकी पूर्ति भी बढ़ जाए, तब कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसको आप देखो कि मांग बढ़ती है तब कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, कीमत बढ़ती है। और पूर्ति बढ़ती है तब कीमत घटती है। मतलब यदि दोनों बढ़ जाएं तो एक तो कीमत को बढ़ाएगी और एक कीमत को गिराएगी। तो अब आप क्या कह सकते हो, कीमत बढ़ेगी या गिरेगी। यहाँ पर कीमत के बारे में अनिश्चित रहता है। कीमत के बारे में क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, है ना। और यदि मांग गिरे घटे और पूर्ति भी घटे, अब भी कीमत के बारे में क्या रहेगा, अनिश्चित रहेगा, क्योंकि मांग घटने पर कीमतें गिरती हैं और पूर्ति घटने पर कीमतें बढ़ती हैं। तो एक कीमत को घटा रही है और एक कीमत को बढ़ा रही है। अब भी अपन पूर्ति कीमत के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, मांग और पूर्ति घटने पर मात्रा घट जाएगी और मांग और पूर्ति बढ़ने पर मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों में परिवर्तन का ये प्रभाव ये डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। क्या है, मांग व पूर्ति दोनों में परिवर्तन होने पर साम्य कीमत व साम्य मात्रा पर संयुक्त प्रभाव पड़ता है, मिला जुला। मांग में पूर्ति की अपेक्षा अधिक परिवर्तन होने पर साम्य कीमत पर मांग पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। यदि दोनों में परिवर्तन होता है परंतु मांग में ज़्यादा परिवर्तन होगा तो कीमत पर प्रभाव ज़्यादा किसका होगा, मांग का होगा। और पूर्ति में मांग की तुलना में अधिक परिवर्तन होने पर साम्य कीमत पर पूर्ति पक्ष का प्रभाव अधिक होता है। अब इस चीज़ को अपन दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। ये डायग्राम देखिए, ऊपर वाला डायग्राम है, उसको देखिए ध्यान से। क्या है ये कि प्रारंभ में जो मांग वक्र है वो है ये नीचे वाला D, और पूर्ति वक्र है वो है ये S। ठीक है, मांग वक्र D और पूर्ति वक्र ये S। ये पूर्ति वक्र, ये डिमांड कर्व है। कहाँ काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं। किस, इस बिंदु का नाम क्या है, E बिंदु। ठीक है, अब अपन दोनों में वृद्धि करते हैं, मांग में भी वृद्धि करते हैं और पूर्ति में भी वृद्धि करते हैं, परंतु दोनों में बराबर वृद्धि नहीं करेंगे। पूर्ति को S से S1, ये गैप देख रहे हो आप, ये वृद्धि है पूर्ति की, S से S1। मांग D से D1, ये गैप देख रहे हो आप, देखो दोनों का गैप देखो। गैप देखने पर ये पता चलेगा कि मांग में वृद्धि ज़्यादा हुई है, पूर्ति में वृद्धि कम हुई है। इसलिए कीमत पर प्रभाव ज़्यादा किसका होगा, मांग का ज़्यादा होगा प्रभाव। ध्यान से देखिए इस बात को कि पूर्ति वक्र S है, मांग वक्र D है प्रारंभ में, इस बिंदु पर काट रहे हैं, ये कीमत है, ये मात्रा है। अब मांग भी तो बढ़ती है, पूर्ति भी बढ़ती है, परंतु पूर्ति वाला गैप देखिए और मांग वाला गैप देखिए। ज़्यादा परिवर्तन किस में हुआ, मांग में। मांग ज़्यादा बढ़, दोनों बढ़ी हैं परंतु मांग ज़्यादा बढ़ गई। तो मार्केट में यदि दोनों बढ़ती है परंतु डिमांड ज़्यादा हो फिर भी, तो उसके भाव बढ़ेंगे या गिरेंगे, उसके भाव बढ़ेंगे।
तो कीमतें, अब नया संतुलन बिंदु है ना जो दोनों बढ़ने पर, ये एस पूर्तिवक्र, S1 पूर्तिवक्र हो गया, D1 मांग वक्र हो गया, नया संतुलन बिंदु हो गया E। और चूंकि मांग में ज़्यादा परिवर्तन किया है तो ये E संतुलन बिंदु हो गया। अब कीमत देखो बढ़ गई है, P से P1 बढ़ गई है। ठीक है, मात्रा तो वैसे ही बढ़नी है। डी व एस प्रारंभिक मांग में पूर्तिवक्र, D1 मांग में वृद्धि को दिखाता है, S1 पूर्ति में वृद्धि को दिखाता है, E प्रारंभिक संतुलन बिंदु, E1 है वो नया संतुलन बिंदु है, OP व OQ प्रारंभिक कीमत व मात्रा, OP1 व OQ1 नई कीमत व मात्रा, इसको दिखा रहे हैं। और इसका तो देखो अपन ने यहाँ पर मांग में ज़्यादा परिवर्तन किया है। अभी यहाँ पर एक डायग्राम और बता रहा हूँ जिसमें पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन करेंगे अपन। किस में परिवर्तन करेंगे? पूर्ति में। वापस वही प्रारंभिक पूर्ति वक्र S मांग वक्र D यहाँ काट रहे हैं। कहाँ पर? A बिंदु पर। A बिंदु है ये, यहाँ काट रहे हैं। कीमत हो गई P, मात्रा हो गई OQ। अब पूर्ति बढ़ती है S1 से S1, मांग D से D1। पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन कर दिया और मांग में परिवर्तन किया कम। तो जब पूर्ति ज़्यादा बढ़ती है मांग के, दोनों देखो यहाँ पर भी दोनों में वृद्धि की है, यहाँ पर भी दोनों में वृद्धि की है, परंतु यहाँ पर मांग में ज़्यादा वृद्धि की है, यहाँ पर अपन कर रहे हैं पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि। तो पूर्ति ज़्यादा बढ़ रही है देखो, और मांग कम बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में कीमत जो थी ना पहले वाली, संतुलन बिंदु ये हो गया B पर और कीमत गिर जाएगी। अब इस चीज़ को मार्केट में देखो कि जब कोई चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा होती है और पूर्ति भी, सप्लाई भी ज़्यादा होती है, परंतु अगर सप्लाई डिमांड से कहीं ज़्यादा है, सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तो उसके भाव बढ़ते हैं गिरते हैं? भाव गिरते हैं। तो इसके भाव कम हो गए, P से P1 हो गए, हाँ मात्रा बढ़ गई, Q से Q1 हो गई। और यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर है बाजार संतुलन वाला, ये पूरा हो रहा है। साथ में मैं नोट्स की कॉपी लगा रहा हूँ, तो इमेज लगा रहा हूँ, तो आप नोट्स देखने के साथ साथ में इसकी जो ये इमेजेस हैं वो भी आप देखते रहना, इसको नोट कर लेना अपनी उसमें नोटबुक में, ठीक है ना। और ये बहुत इजी है, अगर आपके पास बुक है तो इसे क्वेश्चन भी देख लेना, और आपको क्वेश्चन करने हैं एक आधे तो वो इसमें नोट्स के हिसाब से हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बनते हैं। मांग में परिवर्तन का संतुलन बिंदु पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन बिंदु पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति के भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है एक। बाजार मांग से आप क्या समझते हैं? तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझाइए। बाजार पूर्ति से आप क्या समझते हैं? तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझाइए, ठीक है। 4 नंबर का ये बनता है, 4 नंबर का ये बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। कीमत निर्धारण, मांग व पूर्ति द्वारा कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को समझाइए। ये है कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, ठीक है। आज अपन इतना ही करते हैं, कल नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।